हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? बढ़िया। एक और एक सजेशन था। अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो रेगुलर लेक्चर नहीं स्टडी कर रहे हैं, तो आप लेक्चर को सीक्वेंस में स्टडी करिए। पेन और पेपर साथ में लेकर बैठिए, तो ही आपको सभी बातें जो है उसका अच्छी तरह से पता चल सकता है। ओके। लास्ट टाइम जो हमारा डिस्कशन था वो सेल को लेकर था, जहाँ पे हमने एक बेसिक आइडिया लिया था। व्हाट इज द डिफरेंस इन द पोटेंशियल दैट्स कॉल्ड एज अ टर्मिनल वोल्टेज एज वेल एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी ईएमएफ के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में हमने देखा था। एज वेल वी आल्सो डिस्कस अबाउट बेसिक फॉर्मूला दैट इज v इज इक्वल्स टू e माइनस आई आर। प्लस हमने ये भी देखा हुआ है कि व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो वहां पे रेजिस्टर्स के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बनता है R1 प्लस R2। When resistors are connected in parallel, तो उसका फॉर्मूला बनता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं सेल्स के लिए, मतलब बैटरी। अगर मान लो हमने दो बैटरी को सीरीज में कनेक्ट किया या तो पैरेलल में कनेक्ट किया, ये कॉम्बिनेशन आप काफी सारी जगह पे देखते हैं। सबसे बेसिक पॉइंट अगर हम उठाए तो टीवी का रिमोट या तो एसी का रिमोट, कोई भी रिमोट उठाते हैं तो वहां पे जनरली दो सेल होते हैं। इफ यू नोटिस दैट वहां पे जो सेल आपने लगाए हुए है उसका पोजीशन एक दूसरे से थोड़ा अप डाउन यानी उल्टा पुल्टा होता है, तो उसका मतलब ये होता है जहां पे एक सेल का नेगेटिव एंड है वहीं पे दूसरे सेल का पॉजिटिव एंड है वो होता है। अब उसी चीज को अगर आप ऐसे स्ट्रेट फॉर्म में देखें, ताकि कुछ रिमोट ऐसे भी आते हैं जहां पे सेल ऐसे साइड वाइज नहीं पर एक लाइन में लगाए जाते हैं, तो अगर आप वहां पे आप देखेंगे तो आपको ये भी नोटिस होता है कि नेगेटिव एंड के साथ एक पॉजिटिव एंड कनेक्ट करेंगे, तो दो सेल का एक का एक्सट्रीम नेगेटिव और एक का एक्सट्रीम पॉजिटिव पूरी सर्किट के साथ कनेक्टेड होता है। वैसे आपने ये कैपेसिटर के केस में देखा हुआ ही है, सो आई होप यू हैव दैट आइडिया कि किसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कह सकते हैं और किसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स? Two cells of different EMF and the internal resistances are connected in series. फिर से एक आइडिया दे देते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस इट मींस रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सेल इटसेल्फ। अगर आप कोई एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बैटरी के साथ कनेक्ट करे या ना करे, तो भी बैटरी अपने आप में एक इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर करता है। दैट इज ड्यू टू दैट केमिकल कॉम्बिनेशन, या तो आप ऐसा कह सकते हैं कि उसके अंदर जो केमिकल फोर्स लगता है उसकी वजह से वो चार्ज को रेजिस्ट करता है। दैट्स कॉल्ड एज ए इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे दो सेल आपने ले लिए, दोनों को आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया हुआ है। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, ये बहुत एक सिंपल सा फिगर यहाँ पे बनाया है। वही सेम चीज हम यहाँ पे समझने का ट्राई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऐसा एक सिंपल सा आइडिया देने का ट्राई किया कि अगर मान लो हम यहाँ पे दो सेल को सीरीज में कनेक्ट करें और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का, इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने का ट्राई करें, तो उसका वैल्यू हमें कैसे मिल सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आप ऐसा ले सकते हैं कि अगर मान लो हमने यहाँ पे दो सेल ले लिए, फर्स्ट वन दैट कंसिडर एज नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे हमने ले लिया। जैसे ही हम सेल लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऐसा समझा जाता है कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस उसके साथ है। इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको आप ऐसे बॉक्स के अंदर भी आप दिखा सकते हैं। यहाँ से आपने दूसरा सेल ले लिया और उसके बाजू में भी आपने ऐसा एक रेजिस्टेंस ले लिया और यहाँ पे एक सी पॉइंट बता दिया। सपोज इसको सी कह देते हैं, इसको आप बी कह दो और इसको हम ए कह देते हैं। दिस इज कंसिडर्ड EMF E1, दिस इज EMF E2, internal resistance R1 and internal resistance R2। इसको भी आप ऐसे डॉटेड लाइन वाले बॉक्स के अंदर समझिए। करंट ऑलवेज फ्लो करता है फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टू द नेगेटिव एंड, मतलब मैं यहाँ पे ऐसा समझू कि करंट यहाँ से पॉजिटिव में से बाहर निकला, नेगेटिव की ओर एंटर हो रहा है। तो पॉजिटिव में से निकल रहा है, नेगेटिव की ओर एंटर हो रहा है। एंड दिस वन इज कंसिडर एज ए सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज में करंट जो है वो हमें कैसा देखने को मिलता है, सेम देखने को मिलता है। तो अगर मान लो हम यहाँ पे इसका कोई इक्विवेलेंट फिगर निकालने का ट्राई करें, इक्वल या तो इक्विवेलेंट आप कह सकते हैं, तो उसका मतलब ये कि ये ए पॉइंट है। दो सेल को हटाकर मैंने कोई एक सेल ले लिया जिसको मैंने कह दिया ई इक्विवेलेंट।
अब सेल इक्विवेलेंट मिल जाता है तो उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका भी तो कोई इक्विवेलेंट हमें मिलना चाहिए, और ये हमारा लास्ट एंड दैट इज द सी पॉइंट। सो हियर वी कैन से ऑफ कोर्स यहाँ पे करंट जो है वो सेमी फ्लो करेगा, इसको हम कह देते हैं आर इक्विवेलेंट। सो नाउ बेसिक फंडा इज दैट यहाँ पे दो अलग अलग ईएमएफ दिए हैं, दो अलग अलग इंटरनल रेजिस्टेंस दिए गए हैं, और करंट जो है वो दोनों में सेम तरीके से फ्लो करेगा। So here we can start with the basic funda, that's the potential difference between first of all AB, then BC. So it's a total potential difference between A and C. So here if I just think with the basic formula V is equals to E minus IR के हिसाब से अगर हम सोचना शुरू करें तो पहला पॉइंट आएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी, जिसको हमने सेकंड चैप्टर से समझा है VA माइनस VB। तो V इज इक्वल्स टू E1 माइनस IR1 ऐसा कह सकते हैं। इफ यू अप्लाई द किरचॉफ रूल तो भी हम यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव पॉइंट के एंड की ओर जा रहे हैं और करंट से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हमें नेगेटिव साइन ही मिलने वाला है। Then after I can say that potential difference between B and C, that is a VB minus VC is equivalent to E2 minus IR2। दोनों में करंट का वैल्यू सेम रहेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग। Now with the help of these two values, if I find out potential difference between AC, जिसको टेक्निकली लिखना चाहिए VA minus VC, बट इफ यू नोटिस दैट ये VA minus VB और ये VB minus VC है, अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर दे तो VB का वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं, सो VA माइनस VB वैल्यू, VA माइनस VB वैल्यू एंड VB प्लस VC वैल्यू। सपोज इफ आई ऐड दिस टू वैल्यूज तो E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। I want this format like this one, V is equals to E minus IR. So here you can say E1 plus E2 दोनों साथ साथ ले लिया, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लिया और IB कॉमन ले लिया। So here we have R1 plus R2 value. So if I compare, this is a total potential difference or a terminal voltage which is equivalent to E equivalent minus I R equivalent. So here this is the V formula which is compared to the terminal voltage formula V equal to E minus IR. तो यहाँ से ये पता चलता है if cells connected in series, total EMF, so E equivalent will be summation of individual EMFs up to En, आप ऐसा कह सकते हैं। And if cells connected in series, we can say that इंटरनल रेजिस्टेंस का भी इक्विवेलेंट जो है वो हमें मिल सकता है सिंपल उसके भी एडिशन से अप टू Rn। क्लियर? सो इफ आई कंसिडर द टू सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, अगर एक का वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है, दूसरे का भी 2 वोल्ट है, दोनों को सीरीज में अगर हमने कनेक्ट कर दिया तो टोटल ईएमएफ जो है वो हमें मिल सकता है 4 वोल्ट। क्लियर? उसके हिसाब से आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0.5 ओम है और उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी वहाँ सिंपल तरीके से है वो एड अप हो जाता है। क्लियर आइडिया? तो ये जो था वो आपका बेसिक क्वेश्चन था, पर बहुत ही काम का क्वेश्चन है, जनरली 2 मार्क में पूछा जाए, वैसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो जस्ट लुक एट हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल द फिगर इज गिवन, यहाँ पे R1 R2 ऐसे दिखाया हुआ है, R इक्विवेलेंट ऐसे दिखाया है, मैंने वही चीज को वहां पे उसके साथ दिखा दिया है। So as shown in the figure, suppose two cells of this EMF, E1 and E2 and the interactions R1 and R2 are connected in series, then I be the current flowing through the series combination। मतलब जो भी मैंने समझा है वो यहाँ पे पॉइंट वाइज हमने छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख दिया है। So whenever you want to prepare a question, so figure is first one, second one explanation of figure। जो फिगर आप ड्रॉ कर रहे हैं उसको आप अपने लेवल पे ही लिख सकते हैं। एज शोन इन फिगर, मतलब जब भी कोई क्वेश्चन फिगर का आता है तो आपका पहला स्टेटमेंट ही वही बन जाना चाहिए कि एज शोन इन फिगर। हमारे पास 2 सेल है, एक का ईएमएफ E1 है, एक का ईएमएफ E2 है,
उसके इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 है, सीरीज में है, तो करंट सेम रहेगा. So potential difference between AB, that is the VAB कह दो. Potential difference between BC, that is the VB minus VC कह दो. And finally, I want as a equivalent resistance, equivalent EMF between A and C. तो VAC कह दो, तो VA minus VC के हिसाब से दोनों इक्वेशंस को ऐड करो. तो कोई भी इक्वेशंस को याद रखने का सिंपलेस्ट तरीका ये होता है, ऑलवेज ट्राई टू गेट एन आइडिया कि पूरे क्वेश्चन में करना क्या है. So always we prefer what to think and how to think. क्या सोचना चाहिए और कैसे सोचना चाहिए. अगर उसके ऊपर फोकस करेंगे तो आपको पता चल ही जाता है कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है. अंडरस्टैंड माय पॉइंट. देखिए, उसके बाद यहाँ पे बहुत सिंपल सा पॉइंट बताया कि VAC आपको मिल जाता है E इक्विवेलेंट एंड IR इक्विवेलेंट. EMF सिंपल तरीके से एड अप हुआ और रेजिस्टेंस भी सिंपल तरीके से एड अप होता है व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. इसके हिसाब से ऐसा नहीं आइडिया लगाने का कि पैरेलल में भी E1 E2 अपन E1 प्लस E2 हो जाएगा, R1 R2 अपन R1 प्लस R2 हो जाएगा. हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. बट यस, यू कैन अगेन रिमेंबर when anything connected in series, मतलब any component connected in series, तो वहां पे पोटेंशियल अलग अलग होता था. ओके, और करंट सेम होता है. अगर कैपेसिटर हो तो चार्ज सेम होता था. बट यस, हमें याद रखना है P से P, when any component connected in parallel, वहां पे पोटेंशियल जो है वो सेम रहता है. अगर वो दिमाग में आपने सेट कर दिया कि कोई भी कंपोनेंट हो, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पोटेंशियल तो वहां पे सेम ही रहेगा. तो बस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी आराम से हो जाएगा. तो स्टार्टिंग पॉइंट पता चलता है कि क्या उसका बेसिक पॉइंट है, क्या उसका कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, तो आप उसको इजीली लर्न कर सकते हैं, आप उसको इजीली समझ सकते हैं. क्लियर आइडिया आ रहा है क्या कह रहे हैं? देखो, उसके हिसाब से हम यहाँ पे ऐसा भी समझा सकते हैं. देखिए, यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है. What do you mean by a parallel combination of cells? Two cells of a different EMF and internal resistances are connected in parallel with one another. Find the expression for the equivalent EMF and equivalent internal resistances of the combination. तो यहाँ पे आपको बहुत एक सिंपल सा आइडिया उठाना है कि जैसे रेजिस्टर्स को सीरीज में, रेजिस्टर्स को पैरेलल में समझा, एग्जैक्टली उसी तरह से सेल्स के सीरीज और सेल का पैरेलल है वो हमें समझना है. यहाँ पे फिगर देखिए, यहाँ फिगर में फिर से रेजिस्टेंसेस अलग अलग दिखाए हैं, यहाँ पे भी अलग दिखाया है, नीचे लिखा हुआ है. आप चाहो तो उस फिगर में जैसे अभी मैं दिखा रहा हूँ ऐसा छोटा सा मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं. ओके, तो जब भी हम कुछ नया समझते हैं तो अपने को पता चलना चाहिए कि कहाँ पे कैसा मोड जो है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं और कहाँ पे कुछ हम नया जो है वो कर सकते हैं. ओके, तो देखिए, यहाँ पे एक बेसिक सा पॉइंट, बेसिक सा फंडा ऐसा आ सकता है. तो यहाँ पे सेल्स जो है उसको पैरेलल में कॉम्बाइन करना है. जैसे पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है तो सबसे पहला पॉइंट, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है. अगर वो समझ लिया तो आपका काम आसान है. ऑफ कोर्स जो नोट्स में दिया जाता है वो एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाता है कि आपको एग्जाम में ऐसे लिखना चाहिए. बट डेफिनेटली जब भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, या तो जो हमारा यहाँ पे आप जिसको बोर्ड वर्क कह सकते हैं या तो आपका क्लास वर्क होता है, उसमें ऑलवेज मेरा प्रायोरिटी या तो प्रेफरेंस यही बात को लेकर होता है कि आप जो भी थियोरी है, जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी डेरिवेशन है, उसको आप सिंपलेस्ट तरीके से कैसे समझ सकें. अगर वो आप अच्छी तरह से दिमाग में सेट कर देंगे कि यार ये इसका सिंपलेस्ट तरीका है, तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी और आप उसको बहुत अच्छी तरह से समझ भी पाएंगे. क्लियर आइडिया? तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम ऐसा बता देते हैं कि करना क्या है. तो कि करना ये है, सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल. तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आप ऐसा ले लीजिए.
ओके, बेसिक फंडा है उसके ऊपर फोकस करिएगा। हम क्वेश्चन नोट्स के थ्रू पैरेलल ही जा रहे हैं। थोड़ा मेरा हैंड राइटिंग जो है यहाँ पे थोड़ा इंटरनेशनल लेवल का है, वो आपको पता ही है, तो उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव अ बेटर हैंड राइटिंग, बट ऑफ कोर्स ओके, प्रोडक्ट डिफेक्ट है, उसका कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कनेक्टेड इन पैरेलल मतलब अब हमें यहाँ पे जो सेल्स है उसको मुझे पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ही ड्रॉ कर रहा हूँ। उसका बेसिक साइड ऐसा है कि मान लो यहाँ पे एक ये ईएमएफ ले लिया, ये मैं उसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहीं पे ले लेता हूँ। यहाँ पे दूसरा सेल ले लिया, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ले लिया, दोनों को हमने यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है उसको आप B1 समझिए, इसको आप B2 पॉइंट समझिए। अब AB कहो, B1 B2 कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको E1 कह दो, इसको R1 कह दो, बट अगेन मैं इसको ऐसे बता दूं ताकि पता चले कि यार ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये E2 कर दूं, यहाँ पे मैं R2 ले लूं, और यहाँ पे फिर से मैं बता दूं कि भाई ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐसा समझा जाता है कि ये जो फंडा है यहाँ पे B1 और B2 के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, वो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसा बनेगा। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B1 माइनस B2। उसकी मैं बात करूँ तो ऊपर वाली ब्रांच और नीचे वाली ब्रांच दोनों में एक बात अलग रहेगी, और वो ये कि यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा वो I1 होगा, यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा वो I2 होगा, पर जो करंट एंटर हो रहा था वो करंट I होगा, और जो करंट बाहर निकल रहा है वो भी करंट I होगा। आई होप इट्स क्लियर। तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम है पर करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वहीं से हमारी कहानी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप सबसे पहला तो ये कह दो दोनों का पोटेंशियल सेम है, यानी E1 माइनस I1 R1 इज इक्वल्स टू E2 माइनस I2 R2, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ऐसा एक लाइन में इसलिए लिखा था कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, पोटेंशियल यहाँ पे सेम है, इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब यहाँ पे मैं ऐसा कह दूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं यहाँ पे ऐसा कह सकता हूँ, पोटेंशियल V1 माइनस I1 R1। तो I1 को अगर मैं सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाना चाहूँ तो I1 R1 जो है वो लेफ्ट साइड जाएगा, V इस साइड आएगा, यानी E1 माइनस V, और R1 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके, और I2 के लिए मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ E2 माइनस V बाय R2, ऐसा हो जाएगा। आई रिपीट, ये कैसे हुआ तो कि देखो V इज इक्वल टू E1 माइनस IR1 था, तो उसके हिसाब से I1 का वैल्यू निकाला, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2। ओके, तो उसके हिसाब से I2 का वैल्यू बन जाता है E2 माइनस V अपॉन R2, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, और इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। Then after we can see very important point, as shown in figure, cells are connected in parallel। अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो आपका बेसिक फंडा है I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 टोटल I इज इक्वल्स टू I1। तो मैं यहाँ पे छोटा सा आइडिया लगाता हूँ, इसको इंडिविजुअल डिनोमिनेटर दे देता हूँ, थोड़ा एक काम मुझे आसान करना है इसलिए आपका V बाई R1, I2 की वैल्यू में आएगा E2 बाय R2 माइनस V बाय R2। अब यहाँ से हमारा जो बेसिक फॉर्मेट है वो कैसा है, तो कि V इज इक्वल्स टू वाला फॉर्मेट है, मतलब V इज इक्वल्स टू E माइनस IR वाला फॉर्मेट है। तो क्या करना चाहिए, तो कि यहाँ से सबसे पहले तो हम E1 बाय R1 E2 बाय R2 को पास पास ले लेते हैं,
इसमें से v कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1/r1 प्लस 1/r2 का फॉर्मेट बना विच इज इक्विवेलेंट टू I बना। ओके, तो यहाँ तक हमारा फंडा क्लियर है। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो कि यहाँ से इस v को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाएंगे, इसलिए इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे और I को इधर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा तो पता चलता जाएगा। तो देखिए वहां पे जो फंडा था उसमें हम ऐसा करने वाले हैं कि v वाला फॉर्मेट था, तो v 1/r1 प्लस 1/r2 था, तो उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ r1 प्लस r2, एलसीएम ले लेता हूँ, r1 r2 इज इक्वल्स टू e1 बाय r1 प्लस e2 बाय r2, और I इधर आ गया, इसलिए v इज इक्वल्स टू e माइनस आई r जैसा फॉर्मेट बन सकता है। अब क्या करते हैं, v को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बना देते हैं और मैं इधर भी एलसीएम ले लेता हूँ, तो e1 r2 e2 r1 अपॉन r1 r2। अब ये जो पूरा का पूरा टर्म है वो इसके भी डिनोमिनेटर में आएगा और I के भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इसलिए ये बन जाएगा r1 प्लस r2 अपॉन r1 r2 माइनस, और I के डिनोमिनेटर में ये पूरा का पूरा वैल्यू आएगा, इसलिए इधर आ जाएगा r1 प्लस r2 और इधर आ जाएगा r1 r2। आई होप इट्स क्लियर, समझ में आई कुछ बात। अब देखा जाए तो ये r1 r2 और ये r1 r2 ये वाली टर्म जो है वो कैंसिल कर सकते हैं, तो हमें जो फॉर्मूला मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, e1 r2 e2 r1 अपॉन r1 प्लस r2 माइनस I r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। आई होप इट्स क्लियर, समझ में आ रही होगी बात। अगर मैं इसको कंपेयर कर दूं फॉर्मूला के साथ, यानी जो हमारा बेसिक फॉर्मूला था v इज इक्वल्स टू e इक्विवेलेंट माइनस I r इक्विवेलेंट के साथ, आप ऐसा कह सकते हैं when cells in parallel, तो E इक्विवेलेंट का फॉर्मेट कैसा बन गया, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, क्लियर। और R इक्विवेलेंट बन जाता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। आई होप इट्स क्लियर। अब यहाँ पे मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पे ऐसा कह दे कि R1 R2 का वैल्यू और E1 E2 का वैल्यू वो इक्वल हो, तो क्या फंडा यहाँ पे बन सकता है। तो यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं इफ E1 इज इक्वल्स टू E2 इज इक्वल्स टू E होता, R1 इक्वल टू R2 इज इक्वल्स टू R होता। ओके, दिस वन इज लाइक ए कॉमा, ठीक है। तो यहाँ ऐसा समझना है, तो E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बनता है, तो देखिए E इक्विवेलेंट में E1 R2 उसकी जगह पे आप सीधा लिख सकते हैं ER, E2 R1 की जगह पे भी लिख सकते हैं ER, सो दैट इज कंसिडर एज ए ट्वाइस ER बाय 2R। आई बात समझ में, नीचे आ जाएगा 2R कैंसल, यानी ये सिंपल आपको EMF मिल जाएगा। तो व्हेन टू सेल्स इक्वल एंड कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को कवर करते हुए अगर दोनों का EMF सेम है, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, तो यहाँ से 1:1:2 का जो फॉर्मेट है वो निकल जाएगा। तो ट्वाइस ER अपॉन 2R ऐसा बनेगा, तो सिर्फ आपको EMF E जितना ही वैल्यू मिलेगा, क्लियर। और R इक्विवेलेंट तो आई थिंक आप लोगों को याद होगा क्या बन जाता है, तो टू इक्वल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, तो ये बन गया R² बाय 2R, यानी वो बन जाता है R बाय 2। यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ऐसा भी ले सकते हैं कि मान लो कि सिर्फ R इक्वल है, R इक्वल है तो फॉर्मूला बन जाता है E1 प्लस E2 बाय 2।
आई रिपीट कि जब मैं यहाँ पे सिर्फ ये कंडीशन ना अप्लाई करता, सिर्फ ऐसा कहता कि देयर इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल ओनली, तो वहां पे इक्विवेलेंट ईएमएफ मिल जाता है E1 प्लस E2 बाय, क्लियर आइडिया। तो ये जो है वो यहाँ पे बहुत ही काम का फॉर्मूला है, जिसको हमने यहाँ पे ऐसे समझा कि व्हेन टू सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने देखा व्हेन सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल में, सबसे पहले फिगर का आइडिया E1 E2 अलग अलग है, R1 R2 अलग अलग है। व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो उसका करंट का वैल्यू भी अलग अलग है, बट पैरेलल में है तो पोटेंशियल उसका सेम है, ठीक है। पोटेंशियल सेम, P से P याद रखिए, आपका काम आसान हो सकता है। पोटेंशियल मैंने सेम कर दिया तो उसके हिसाब से मुझे I1 का और I2 का अलग अलग वैल्यू मिलेगा, और वहीं से अपना मेन पॉइंट स्टार्ट हो सकता है। When they are connected in parallel, when they are connected in parallel, करंट डिस्ट्रीब्यूशन इसका अलग होता है। जब करंट डिस्ट्रीब्यूशन इसका अलग होता है तो बहुत ही सिंपल सा आइडिया, I इक्वल टू I1 प्लस I2, बट जस्ट सिंपल मैंने यहाँ पे वैल्यूज ही सिर्फ प्लेस किया हुआ है और एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखने का सिर्फ ट्राई किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फंडा जो है वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। वैसे ये जो फॉर्मेट है उसको ऐसे भी समझा जाता था कि E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, मतलब ये एलसीएम जो लिया वो एलसीएम ना ले तो भी आपको उसका इक्विवेलेंट का फॉर्मेट है वो मिल सकता है, जो मैं यहाँ पे नोट्स के थ्रू बताने का ट्राई करूँगा। देखिए ये पैरेलल वाला फंडा, यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन कि वो पैरेलल में होता है, पोटेंशियल उसका सेम होता है, करंट उसका डिस्ट्रीब्यूट होता है, करंट उसका डिस्ट्रीब्यूट होता है तो I1 I2 का वैल्यू जो है वो अलग अलग होता है। जब I1 I2 का वैल्यू वहाँ पे अलग अलग होगा तो वहाँ पे टोटल करंट I जो है वो मिल सकता है I1 प्लस I2 के हिसाब, ठीक है। चलो उसके बाद तो पहला पोटेंशियल आ गया, I1 मिल गया, दूसरे में भी सेम पोटेंशियल ले लिया और वहां से हमें I2 का वैल्यू मिल गया। अब I1 I2 हमारे पास है तो टोटल करंट का वैल्यू बन गया और उसके हिसाब से हमें ये फॉर्मेट है वो मिल गया, ठीक है। तो आपका ये E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बना दिया या R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बना दिया, पर यहाँ पे ये जिसकी मैं बात कर रहा था ना, वी कैन एक्सप्रेस द अबव रिजल्ट इन ऑल्सो सिंपलर वे, यानी अगर E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट का आप रेशियो ले लो, देखो अगर आप इसका और इसका रेशियो ले लें ना तो क्या बनता है, R1 प्लस R2 वाली वैल्यू टर्म जो है उसकी, ये R1 प्लस R2 है ना, R1 प्लस R2, वो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो कैंसिल हो जाती है, तो बचता क्या है 1 E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। ये अगर आप सोचने जाओ तो बहुत ही सिंपल सा है, यहाँ से डिवाइड करने से बेहतर क्या है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो हमने एलसीएम लिया वो अगर आप एलसीएम ना लेते और इसी पॉइंट से आप सोचते ना तो जल्दी आइडिया आता। ओके कैसे आता है उसका मैं यहाँ पे हल्का सा आइडिया दे देता हूँ, दैट इज नो नीड टू राइट, ओके कहीं पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पर सिर्फ यहाँ से मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि अगर मैं यहीं से सीधा सोचता, करंट आई को सब्जेक्ट बनाता, तो चलो यहाँ से भी नहीं, हम उसको यहाँ से ले लेते, ठीक है। अगर मैं इसी पॉइंट से उठाता तो क्या होता, तो कि V को सब्जेक्ट बनाता, ओके, और वो पूरा का पूरा ब्रैकेट हम सीधा डिनोमिनेटर में ले लेते, तो E1 बाय R1 E2 बाय R2, और जो V के साथ मल्टीप्लीकेशन में था ना 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 वो एज इट इज ले लिया, तो वहां पे आपका जो करंट का फॉर्मेट है वो करंट का फॉर्मेट यहाँ का यहाँ रहा, और इसके भी डिनोमिनेटर में क्या आ जाता 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसे रेजिस्टेंस बना। आई होप इट्स क्लियर। ये जो फॉर्मेट है तो E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 वो क्या था, तो कि इसका एलसीएम ले लेते तो भाई यही फॉर्मेट तो आ रहा था, ओके। और ऑफ कोर्स ये पूरा का पूरा है ना उसका लेना पड़ता है, तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट आता और R इक्विवेलेंट यानी ये पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन आ जाता। अगर मैं इन दोनों का ही रेशियो लेता हूँ तो E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 में ऐसा कहता,
तो 1/r equivalent 1/r1 plus 1/r2 ऐसा भी आप कह सकते हैं. So this is just an idea. It is a new way of expression only. Okay. पर अगर पूछते हैं तो ये पॉइंट और ये पॉइंट अब बताओ वो मोर देन इनफ है. उसके बाद का डिटेलिंग अगर नहीं बताते हैं तो चलता है. क्लियर? चलो. आफ्टर दैट नाउ वी मूव फॉर सम न्यूमेरिकल्स. यहाँ पे ये उसका मिक्स कॉम्बिनेशन है, पर मिक्स कॉम्बिनेशन हम बाद में करते हैं, पहले कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं. तो देखिए हमने 1 2 3 4 आई थिंक किए थे. फिफ्थ जो है उसमें हमें आज थोड़े एफर्ट से वो डालने हैं. फॉर द फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या क्या करना चाहिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझते जाइएगा तो पता चलता जाएगा. ओके. यहाँ पे डायरेक्ट दिया गया है, पर कोई भी न्यूमेरिकल हो उसको कैसे देखना है, क्या करना है, उसका तरीका समझा रहा हूँ. ओके. कोई भी क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड क्वेश्चन केयरफुली एंड नोट डाउन द गिवन डेटा. ओके. गिवन डेटा मिल जाए उसके बाद ये सोचते जाइए कि क्या करना है, कैसे करना है. एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड, यानी हमें यहाँ पे ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में सोचना है. कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी एरिया दिया हुआ है. कैरिंग ए करंट, यानी 1.5 एम्पियर का करंट दिया हुआ है. कंट्रीब्यूट्स रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन द डेंसिटी ऑफ कॉपर, तो कॉपर का डेंसिटी दिया हुआ है. एटॉमिक मास दिया हुआ है. एवोगैड्रो नंबर दिया हुआ है. एंड कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड अबव, मतलब हमें उसका कंपैरिजन करना है. थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर आइटम्स भी आपको लेना है, और उसके लिए एक नया फॉर्मूला आएगा जो आप 11th में पढ़ चुके हैं, मतलब इसके साथ कंपैरिजन में नहीं है, बाकी फॉर्मूला पुराना है. Then after speed of electrons carrying the current and speed of propagation of electric field along the conductor which causes the drift motion. ओके. ये एनसीईआरटी मतलब टेक्स्ट बुक का ही है. तो देखा जाए तो क्वेश्चन के अंदर आपको एरिया दिया, करंट दिया, डेंसिटी दिया, एटॉमिक मास दिया और एवोगैड्रो नंबर दिया, और उसने पूछा है फाइंड आउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो जैसे ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी आता है तो नाविद वाला फॉर्मूला याद आना चाहिए, I = NeAVD. N यानी नंबर डेंसिटी, E यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एरिया दिया हुआ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करना है, करंट भी दिया हुआ है. यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट सोचना हुआ स्मॉल n का. तो स्मॉल n कैसे सोचेंगे, स्मॉल n को कहते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ चार्जेस. नंबर डेंसिटी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट मास. अब यहाँ पे मास नहीं दिया है, यहाँ एटॉमिक मास दिया है और उसका डेंसिटी दिया हुआ है. तो डेंसिटी है वो मीटर क्यूब के फॉर्मेट में दिया हुआ है, और एटॉमिक मास है तो 63.5 U यानी एटॉमिक मास यूनिट दिया हुआ है. तो ये कन्वर्जन थोड़ा बहुत आपको शायद केमिस्ट्री के नॉलेज से आपको आता ही होगा, फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि देखिए सबसे पहले उसने ऐसा बताया कि मास ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ कॉपर. वो क्यों ऐसा बता दिया था कि डेंसिटी दिया था ना 9 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब के अंदर इतना किलोग्राम तो है ही. तो वहां से मास मिल गया, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया. ग्राम में इसलिए कन्वर्ट कर दिया ताकि हमें उसके एटम्स को निकालने में थोड़ी आसानी रहे. तो 63.5 ग्राम एटॉमिक मास का हो या यू का हो, 63.5 ग्राम हो, ये यहाँ पे लिखा है हो, तो एक एवोगैड्रो नंबर कहेंगे 6 × 10⁻23. तो अगर 9 × 10⁻6 ग्राम हो तो देखिए ये आ गया आपका रेशियो. ओके. आई होप इट्स क्लियर. जहां पे आप ऐसा लिख सकते हैं 63.5 ग्राम, उसके अंदर 1 मोल यानी 6 × 10⁻23, तो 9 × 10⁻6 ग्राम के अंदर कितने एटम्स कंटेन्स हो सकते हैं. तो देखो 6 × 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 9 × 10⁻6 डिवाइड बाय 63.5, यानी सबसे पहला पॉइंट नंबर ऑफ आइटम्स का मिल गया. ओके. यहाँ पे नंबर्स थोड़े बड़े आएंगे, मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होगा. अगर हम लाइव क्लास में करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन वगैरह आप कर सकते हैं. यहाँ पे मैं पहले समझाता जाता हूँ, उसके बाद आप भी घर पे बैठकर लिखते जाइए. यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन है तो डायरेक्ट यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम न्यूमेरिकल्स वगैरह मतलब जो मल्टीप्लिकेशंस वगैरह है वो यहाँ पे डायरेक्ट देख सकते और हमारा टाइम जो है उसको थोड़ा हम बचा सकते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट क्या फाइंड करना है,
I इज इक्वल टू NEA VD से VD फाइंड करना है, नंबर डेंसिटी फाइंड करना पड़ेगा, करंट दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, तो सब कुछ हमें पता है, तो सब कुछ सिर्फ डिपेंड हुआ स्मॉल n के ऊपर। स्मॉल n आपको यहाँ पे मिल चुका है, तो देखो स्मॉल n आपका हो गया, ये रहा नंबर ऑफ कॉपर आइटम्स आ गया ये, तो हो गया आपका फॉर्मूला रेडी। I इज इक्वल टू नाविद, VD को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बना दिया, करंट दिया था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो आपको सबसे पहला पॉइंट मिल गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू डालनी है उसके लिए काम का ये है कि हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करते हैं, तो फॉर्मूला उसमें दिमाग रखना है I इज इक्वल टू NEA VD। आई होप इट्स क्लियर। चलो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। उसके बाद थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम्स एट द ऑर्डिनरी टेम्परेचर, उसकी बात कर रहा है। ओके, ये यहाँ पे हटा देता हूँ, बट जब भी आप देखते हो, जब भी आप लिखते हो, तो आपको वीडियो के साथ पैरेलल आपको भी अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते जाना चाहिए। ठीक है, वीडियो धीरे धीरे ही आपको देखना चाहिए, और जो जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे बताऊं, जैसे कि एक क्वेश्चन है तो आप गिवन डेटा साइड में लिख सकते हैं, ये जो रेशियो मैंने बताया वो आप साइड में लिख सकते हैं। ओके, तो धीरे धीरे काम करिए, आपको काम करने में ज्यादा मजा है वो आ सकता है। चलो आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट जो मुझे निकालना है वो टेम्परेचर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे एट एनी टेम्परेचर T द थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर आइटम्स ऑफ मास m इज गिवन बाय। अब यहाँ पे ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता हो या ना पता हो, पर आपको ये फॉर्मूला जरूर पता होता है, मतलब जहां से डिराइव हुआ वो। इट इज कंसिडर एज ए हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2 kBT। ओके, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस उसकी हम बात करें तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kBT होता था। इफ यू रिमेम्बर दैट, जो लोग 11th में हमारे पास पढ़ रहे थे उसको पता है 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट हमने थोड़े यूनिक तरीके से पढ़ा था, आई होप आप लोगों को याद होगा ही होगा। क्योंकि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब उसको एक्स वाई और जेड में जा सकता है, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब किसी के आजू बाजू ही उसको घूमना पड़ता है, मतलब 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल, ऐसा एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। ठीक है, तो देखो उसके हिसाब से यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, v को सब्जेक्ट बना देते हैं और VRMS यानी रूट मीन स्क्वायर स्पीड बन गया। ठीक है, टेम्परेचर ये हो गया। बोल्ट्जमैन का वैल्यू ना पता हो तो क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया था, जनरली देना चाहिए, पर फिर भी आई इंसिस्ट कि आपको याद हो तो बेटर है। 1.3 10⁻23 जनरली एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो बोल्ट्जमैन का वैल्यू दिया ही जाता है। क्लियर? तो देखिए मास ऑफ कॉपर आइटम कितना रहेगा, 1 ग्राम होता तो 63.5 मतलब 1 मोल वैल्यू, मतलब 63.5 ग्राम डिवाइड बाय 6 × 10⁻23 कर दिया, तो यहाँ पे आपको आपका आंसर मतलब मास जो है वो किलोग्राम में मिल गया। 3 kBT टेम्परेचर हो गया और नीचे मास आ गया। अब ये जो मास है वो आपको देता है ये स्पीड। क्लियर? अब यही स्पीड को ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ उसने रेशियो ले लिया, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कॉपर आइटम्स। तो ये जो दिया हुआ है फ्रॉम पार्ट ए स्पीड ऑफ ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन, यानी देखिए यहाँ पे आया ना 1.1 10⁻³ वही वैल्यू यहाँ पे लिया है 1.1 10⁻³, उसका ये जो स्पीड मिला उसके साथ रेशियो लिया हुआ। आई होप इट्स क्लियर, यहाँ तक रखना था। ये जो सेकंड पोर्शन अब जो मैं यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ उसको आपको नोट्स में से अगर आप चाहो तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, ताकि ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये नहीं करना है। सीधा आपको ये थर्ड पॉइंट करना है, जहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें मिला था 1.1 10⁻³ उसको स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको आप कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसका ज्यादा डिटेलिंग जो है वो आपको 12th के ही 8th चैप्टर में पता चलेगा, थोड़ा बहुत शायद हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो 3 × 10⁸ दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट, उसके साथ रेशियो ले लो तो आपको उसका ये रिलेशन मिल सकता है। अगेन आई रिपीट, ये जो सेकंड वाला पोर्शन है उसको आप स्किप करिएगा, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो 6 क्वेश्चन है, उसमें भी बेसिक फंडा पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या गिवन डेटा है और क्या फाइंड करना चाहिए। आई होप इट्स क्लियर।
अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, तो ये हो गया आपका वोल्टेज का वैल्यू, अप्लाई टू द एंड्स ऑफ ए कॉपर वायर ऑन ए 1 मीटर लॉन्ग, यानी ये हो गया आपका लेंथ। तो वोल्टेज आ गया, लेंथ आ गया। कैलकुलेट द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी वीडी ही फाइंड करना हुआ। ओके, तो देखो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास इस गिवन डेटा से कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले वोल्टेज और लेंथ था, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, V बाई डी के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हमें अब जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो अब हमारे पास यहाँ पे I इज इक्वल टू NEAVD वाला कॉन्सेप्ट शायद नहीं काम करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट नहीं दिया है, टेम्परेचर दिया है, कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर दिया हुआ है। ओके, कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर को ए की बजाय आप कंडक्टिविटी का जो सिंबल है वो आप यहाँ पे चाहो तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी का सिंबल सिग्मा होता है, तो इंस्टेड ऑफ दिस ए यू कैन मेक एज ए सिग्मा। ठीक है, नंबर डेंसिटी यानी स्मॉल एन तो आपको दिया हुआ है। तो देखिए हमारे पास J इज इक्वल टू सिग्मा ई और J इज इक्वल टू ENVD वाला फॉर्मूला था, मतलब करंट I इज इक्वल टू नावेद था, उसमें से मैं ए को डिनोमिनेटर में ले लेता तो I बाई ए करंट डेंसिटी बनता था, वो याद होना चाहिए। और J इज इक्वल टू सिग्मा ई, वो फॉर्मूला भी बहुत ही सिंपल तरीके से हमने डिराइव किया था। क्यों याद होना चाहिए? तो कि याद इसलिए होना चाहिए ताकि हमें जो भी वैल्यू फाइंड करनी है उसका बेस है उसका गिवन डेटा। गिवन डेटा के हिसाब से ही आपको डिसाइड करना है कि कौन सा फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। क्लियर? तो देखिए J इज इक्वल टू सिग्मा ई, J इज इक्वल टू सिग्मा ई, कैपिटल ई है, स्मॉल ई एन वी डी। अब उसके हिसाब से ड्रिफ्ट वेलोसिटी को सब्जेक्ट बना दो, तो सिग्मा यानी ये हो गया आपका कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने यहाँ से निकाला, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर डेंसिटी वो आपको दिया था। तो वहां से आपको आपका पहला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फंडा है वो क्लियर होना चाहिए। क्लियर? कंपेयर विथ द थर्मल वेलोसिटी 27 डिग्री सेल्सियस, उसके साथ कंपेयर करना है। तो फिर से वही पुराना फंडा आपका, केबी का वैल्यू 27 डिग्री दिया था, उसको केल्विन में कन्वर्ट करने का। तो फिर से वही फंडा, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 KBT। तो VRMS वैल्यू डाल दिया, उससे एक वेलोसिटी मिल गया। दोनों को कंपैरिजन करना, उसका एक मतलब यही होता है कि आप उसका क्या ले सकते हो, रेशियो। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी VRMS का रेशियो ले लिया, और रेशियो लेते हैं तो रेशियो ऑलवेज जो है वो कैसा होता है, रेशियो ऑलवेज जो है वो यूनिटलेस होता है। आई होप इट्स क्लियर। फिर से बता देते हैं उसका बेसिक फंडा, वोल्टेज दिया, लेंथ दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, लेंथ, कंडक्टिविटी को यूज करता हुआ फॉर्मूला था J इज इक्वल टू सिग्मा ई एंड J इज इक्वल टू ENVD। बस काम हो गया खत्म। आगे क्वेश्चन में ऐसा भी दिया था, कंपेयर विद द थर्मल वेलोसिटी, वो कंपेयर करने का कॉन्सेप्ट था, इसलिए हमने VRMS निकाला और बाद में दोनों का रेशियो ले लिया। क्लियर? हाँ, ये रेशियो ऐसा बताता है कि VD इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ टाइम्स ऑफ VRMS। अगर कोई कहता है कि सर मैं VRMS टू VD का रेशियो लेता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेशियो तो ले सकते हो। इन शॉर्ट दोनों का रिलेशन मिलता है, कौन किससे बड़ा है और कौन किससे छोटा है, वही अपने को आइडिया आना चाहिए। ठीक है, चलो। आफ्टर दैट वन मोर क्वेश्चन कर देते हैं 7 नंबर का, जो भी काफी अच्छा क्वेश्चन समझा जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में भी पूछा गया है। ओके, मतलब प्रीवियस ईयर्स में जब भी स्कूल एग्जाम्स होती थी, या तो CBSE की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे भी जब भी ये एग्जाम्स होती थी तब भी ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला था, जो हमने कंपैरिजन करवाया था लीनियर एक्सपेंशन, सरफेस एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन वाले के साथ, वो R थीटा वाला। ओके, उसको अलग अलग तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर ऑफ ए प्लेटिनम रेजिस्टर थर्मोमीटर एट द आइस पॉइंट। जैसे यहाँ पे कहा जाता है आइस पॉइंट यानी कोई टेम्परेचर, जिसको हम यहाँ पे ऐसा कह देते हैं रेजिस्टेंस।
5 ओम है, मतलब जब मैंने 0 डिग्री लिया तब मुझे 5 ओम लेना है। ठीक है, वैसे यहाँ पे बताया है R0 इक्वल टू 5 ओम। एंड स्टीम पॉइंट यानी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में लेता हूँ तब मुझे लेना है 5.23। व्हेन द थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इन अ हॉट बाथ, कोई एक हॉट बाथ है उसके अंदर मैंने थर्मोमीटर रखा, तब उसका रेजिस्टेंस मिलता है 5.795 ओम। तो 3 टाइप के रेजिस्टेंस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस एंड कोई टी टेम्परेचर। ओके, तो करना क्या है, तो बस आपका फंडा बहुत ही सिंपल सा है। रेजिस्टेंस अब यहाँ पे जो लिखा है ना वैसे का वैसा है, पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं आर थीटा R0 1 प्लस अल्फा थीटा माइनस थीटा 0, ये ट्रेडिशनल फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला। उसी आर थीटा को यहाँ पे आर टी कहा, R0 रहा 1 प्लस अल्फा टी, यानी थीटा और थीटा 0 का डिफरेंस। तो यहाँ पे जो रेफरेंस टेम्परेचर उसको 0 डिग्री ले लिया है, इसलिए सिर्फ थीटा माइनस थीटा 0 की जगह पे सिर्फ टी लिखा, ये अल्फा आ गया, ये 1 आ गया। उसके साथ R0 यानी रेजिस्टेंस एट सम रेफरेंस टेम्परेचर यहाँ पे 0 लिया हुआ है, और टी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले देखो RT माइनस R0 करते, R0 अल्फा टी रहता। ओके, दोनों के साथ ये R0 मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे पहले 100 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस वाला R0 अल्फा, और यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस 100। ठीक है, तो यहाँ पे उसने ऐसा बताया कि पहला हॉट बाथ वाला तब भी रेफरेंस टेम्परेचर 0, उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस वाला तब भी रेफरेंस टेम्परेचर 0। इन दोनों इक्वेशंस का रेशियो ले लो। जैसे रेशियो लिया, सबसे आसान सा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, R0 अल्फा दोनों साइड से कैंसिल हो गया। आसान सा तरीका। कोई ऐसा भी कह सकता है कि हमारे पास R100 है, R0 है, R0 है, तो अल्फा हम पहले ढूंढ ले और उस अल्फा का वैल्यू हम अबोव इक्वेशन में डाल दे, तो भी आपको टी का वैल्यू है वो मिल सकता है। आई रिपीट, कोई ऐसा भी सोच सकता है R100 का वैल्यू है तो क्या हाँ है, R0 का वैल्यू है तो क्या हाँ है, अल्फा नहीं है तो क्या नहीं, तो उस यहाँ से निकालिए और उसको फर्स्ट इक्वेशन में डाल दीजिए, तो भी टी मिल जाएगा। बेसिक फंडा टी फाइंड करने का है। पर दूसरा तरीका ऐसा सोचा कि इफ आई टेक द रेशियो लेने से सीधा मैं टी को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बना सकता था, तो क्या हाँ, तो देखो 5.795 माइनस 5, 5.23 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका आंसर यहाँ पे क्लियर कट मिल गया, पता चलेगा। एंड नाउ टुडेज सेशन लास्ट क्वेश्चन। ओके, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, उसमें भी सेम टू सेम फंडा ही अप्लाई करना है। ओके, फिर से यहाँ पे देख लो क्या क्या डेटा दिया है। एन इलेक्ट्रिक टोस्टर यूजेस अ निक्रॉम, एक एलॉय है, फॉर इट्स अ हीटिंग एलिमेंट व्हेन negligibly small current passes through it, its resistance at a room temperature is 27 degree। तो 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे रेफरेंस टेम्परेचर बना, उस टाइम का रेजिस्टेंस बनता है 75.3 ओम। व्हेन द टोस्टर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट, तो यहाँ पे वोल्टेज दिया है, करंट सेटल्स आफ्टर अ फ्यू सेकंड्स टू स्टेडी वैल्यू ऑफ 2.6 एम। तो देखिए यहाँ पे आपको गिवन डेटा के ऊपर अगेन फोकस करना है। निक्रॉम वायर यूज किया, हीटिंग एलिमेंट है, इंफॉर्मेशन निग्लिजिबल स्मॉल करंट पास थ्रू इट, रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर, तो रेफरेंस टेम्परेचर यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस लेना, उस टाइम का रेजिस्टेंस, तब वोल्टेज और करंट लेना। तो ये वोल्टेज और ये करंट पे आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा। ओके, ये रेजिस्टेंस आपका रेफरेंस टेम्परेचर का हो गया, ये आपका रेफरेंस टेम्परेचर हो गया। आई रिपीट, गिवन वोल्टेज और करंट के हिसाब से ये उस मोमेंट का रेजिस्टेंस, रेफरेंस टेम्परेचर के टाइम का रेजिस्टेंस, और ये रेफरेंस टेम्परेचर। तो आपको गिवन टेम्परेचर क्या है वो फाइंड करना हुआ। ओके, तो देखो यहाँ पे ये जो फॉर्मेट निकला ना, तो ऐसे निकाल सकते हैं आप, R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। अब देखो इसमें से मैं एक और स्टेप लिख दूं, R2 R1 अल्फा
T2 माइनस T1। अब देख लो गिवन फॉर्मेट वो आ गया। ओके, इस R1 को इधर शिफ्ट कर दो तो हो गया R2 माइनस R1। R1 अल्फा को डिनोमिनेटर में ले लो, यानी ये आ गया, और T2 माइनस T1 सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बन गया। ओके, यहाँ पे स्मॉल टी लिया है, चाहो तो कैपिटल टी भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। T2 माइनस T1 टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, पहले का टेम्परेचर अपने को पता है, तो ये आपका 247 का टेम्परेचर आ गया। TD टेम्परेचर द हीटिंग इफेक्ट ड्यू टू द करंट इक्वल हीट लॉस टू द सराउंडिंग, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ हीट लॉस है वो होता रहता है। आई होप इट्स क्लियर। तो आप जब भी ये वीडियो देखें और उस वीडियो को देखने के बाद जो इसका होमवर्क है उसको तुरंत ही आप करिए। ओके, आपका होमवर्क है वो मैं बोल रहा हूँ, अच्छी तरह से लिख लेना चाहिए। ओके, चलो आपको मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पार्ट 2 जो है ना, वहां से कौन कौन से क्वेश्चंस किए, तो कि 9th भी मैं आज कवर कर लेता हूँ, ठीक है। और 10th जो है वो अभी जैसा किया वैसे का वैसा ही है, इसलिए वो एडिशनली होमवर्क में दे देते हैं। तो पार्ट 2 से हमने 5, 6, 7, 8, 9, 10 दो क्वेश्चंस, मतलब 5 क्वेश्चंस किए, और पार्ट 1 जो है वहां से आज हमने 2 सेल्स इन सीरीज सेल्स इन पैरेलल वाले, यानी 20 और 21। ओके, तो देखिए यहाँ पे होमवर्क जो है वो क्या रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं होमवर्क। पार्ट 1 जो है उसमें से क्वेश्चन 20, क्वेश्चन 21 वो लिखेंगे आप 3 बार, 3 टाइम्स। ओके, क्वेश्चन 20 एंड 21। पार्ट 2 है, वहां से आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, वो आप लिखेंगे 2 बार, 2 टाइम्स, ठीक है। और जल्द से जल्द ये वीडियो देखने के जल्द से जल्द आप मुझे होमवर्क, मतलब सर्वे सर को आप सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो गिवन नंबर पे आपको आपका होमवर्क सबमिट कर देना है एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। ओके, ध्यान रखिए, खुश रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।